नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि घास के मैदान और सवाना पृथ्वी के लगभग 10% भूभाग को कवर करते हैं। पहला ऑप्शन है कि घास के मैदान और सवाना पृथ्वी के लगभग 10% भूभाग को कवर करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बॉडी अतिक्रमण वह घटना है जहां सवाना और घास के मैदान जैसे क्षेत्रों में वृक्षों का आवरण बढ़ जाता है। बॉडी अतिक्रमण वह घटना है जहां सवाना और घास के मैदान जैसे क्षेत्रों में वृक्षों का आवरण बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है, जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड स्तर मुख्य रूप से गहरी जड़ वाले वुडी पौधों की वृद्धि को बाधित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के खुले पारिस्थितिक तंत्र जैसे सवाना और घास के मैदान बढ़ते वृक्ष आवरण से एक असामान्य खतरे का सामना कर रहे हैं, जिसे बॉडी अतिक्रमण के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक गड़बड़ी व्यवस्थाओं जैसे कि चराई, आग, इन सारी चीजों से मानवीय गतिविधि के द्वारा अतिक्रमण हो रहा है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हो रहा है और उनकी जैव विविधता में खतरा बढ़ रहा है। एक अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अफ्रीकी सवाना जैसे क्षेत्रों में वृक्ष आवरण में वृद्धि ने देसी घास के मैदानों में पक्षियों की आबादी में 20% से अधिक की कमी की है। घास के मैदान और सवाना, जो पृथ्वी के लगभग 40% भूभाग को कवर करते हैं, कई स्थानिक और जोखिम वाली प्रजातियों का घर है। हालांकि कृषि में हस्तांतरण, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं और अत्यधिक चराई जैसे खतरे उनके पतन में योगदान दे रहे हैं और पेड़ अब एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड स्तर गहरी जड़ वाले वुडी पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देती है, जिससे समस्या और बढ़ जा रही है। अगला प्रश्न है, जीरो क्लिक हमलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीरो क्लिक हमला यानी कि जीरो क्लिक अटैक क्या है? जीरो क्लिक हमला एक साइबर हमला है जिसमें उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस को हैक करने के लिए किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला स्टेटमेंट है कि जीरो क्लिक हमला एक साइबर हमला है जिसमें उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस को हैक करने के लिए किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। मिस्ड व्हाट्सएप कॉल देकर डिवाइस को हैक करना जीरो क्लिक हमले का एक प्रकार है, यानी कि किसी फ़ोन पे मिस कॉल दे देने से उसका डिवाइस जो है वो हैक हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? याद रखना कि कौन सा गलत है। तो न तो एक और न ही दो, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पेगासस का नाम आपने सुना होगा, ये कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में था। ये एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये लोगों के फ़ोन को हैक करके उनसे खुफिया जानकारी लेता है और इस कंपनी के द्वारा बहुत सारे सरकार से आवेदन मिलता है, उनका साथ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ताकि उनको जो जानकारी चाहिए वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू दिया जा सके। ठीक है, तो ये पेगासस जो है वो जीरो क्लिक अटैक को सफल बनाता है। इसमें जो है यूजर के द्वारा कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मिस कॉल मार दिया जाए तो वो यूजर का जो फ़ोन है वो हैक हो जाता है और ये उनके कॉल को लॉक कर लेता है, जिससे वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी बातें किससे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ट्रैक किया जा सकता है। एक बार जब स्पाईवेयर मोबाइल में इंटर कर जाता है तो ये एक मॉड्यूल
उसमें इंस्टॉल कर लेता है, जिससे सभी फ़ोन के कॉल लॉग और मैसेज, ईमेल्स, कैलेंडर, इंटरनेट हिस्ट्री को, लोकेशन इत्यादि के डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो इंस्टॉल मैन्युअली, ये आपको किसी आदमी के हाथ के द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति आपका फ़ोन लेके भी इंस्टॉल कर सकता है। इफ़ इट फॉल्स टू कनेक्ट विथ इट कमांड एंड कंट्रोल ओवर मोर देन 60 डेज। और ये जो है, ये स्पाईवेयर जो है, अगर मॉड्यूल कोई इंस्टॉल कर किसी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है तो ये 60 दिनों तक अपने कमांड सेंटर को रिपोर्ट करता है। और अगर किसी को पता चल जाता है कि ये स्पाईवेयर जो है उनके फ़ोन में चला गया है, तो वो अपने आप भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, यानी कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसमें कोई स्पाईवेयर था। अभी कुछ दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सिक्योरिटी कंसर्न्स लगाया था कि जो एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस है उनके डाटा को ब्रीच किया गया था, और इससे बचने के लिए जो है अपने फ़ोन के डाटा को, अपने फ़ोन के डिवाइस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपग्रेड रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य आय जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मिडिल इनकम जो ट्रैप है एक ऐसी स्थिति है जहां एक मध्यम आय वाला देश मुख्य रूप से घटती लागत और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए संघर्ष करता है। बिल्कुल, 1990 के बाद से 100 से अधिक मध्यम आय वाले देशों ने उच्च आय की स्थिति में संक्रमण किया है। बढ़ती आय असमानता मध्य आय जाल में गिरने वाले देशों के कारकों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो सभी 3 सही हैं। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि मध्यम आय वाला देश बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए संघर्ष करता है। ऐसी चिंताएं हैं कि भारत इस जाल में फंस सकता है। संभावित है रूप से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह में 5,000 से 6,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय पर भारत जो है वो रुक सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीर देशों में अक्सर प्रति व्यक्ति 8,000 प्रति यूएस जीडीपी का 10% के आसपास विकास जब पहुंचता है तो वो धीमा होने लगता है। 1990 के बाद से केवल 34 मध्यम आय वाले देश उच्च आय की स्थिति में परिवर्तित हुए हैं। 2023 के अंत तक 108 मध्यम आय वाले आबादी के 75% की मेजबानी करते हैं, जबकि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक उत्पन्न करते हैं। मध्यम आय वाले के लिए चुनौती में वृद्धि होती है, आबादी बढ़ती, संरक्षणवाद और तेज ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता शामिल होती है। मध्यम आय के जाल में देश क्यों फंसते हैं? तो विकासशील देशों के संघर्ष, मध्यम आय वाले देश अक्सर कम वेतन वाले उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा और नवाचार की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। संरचनात्मक दबाव, संक्रमण क्षेत्र और विकास चालकों के कारण प्रति व्यक्ति आय में ठहराव आ जाता है। बढ़ती आय असमानता इसका एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय देशों को मध्यम आय के जाल से बाहर निकालने में मदद कर सकता है? तो मध्यम आय के जाल से निकालने में मदद करता है तो पहला है श्रम बल भागीदारी में वृद्धि, दूसरा है बुनियादी ढांचे की पाइपलाइन में तेजी, तीसरा है निजी निवेश को बढ़ावा, संरचनात्मक सुधारों को लागू करना, पूंजी संचय में वृद्धि। उपयुक्त विकल्पों में से कितने सही हैं? तो सभी सही हैं। ठीक है, ये अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है तो आपको ग्रेटर डिसवर्सिचर करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज इनसफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, जो डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं उनको जो है प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। बूस्ट मिडिल क्लास, जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको कम करना पड़ेगा। जो मध्यम आय वर्ग की
जो मध्यम आय वर्ग के जो नागरिक है उनको परचेज पावर उनका बढ़ाना पड़ेगा। तो परचेज पावर कैसे बढ़ेगा? सिंपली है कि सरकार अगर टैक्स कम करेगी तो लोगों के पास बचत ज़्यादा होगा, और लोगों के पास जब बचत ज़्यादा होगा तो लोग और खर्च करेंगे और सेविंग करेंगे, उनका इनकम बढ़ेगा तो सरकार पर निर्भरता कम होगी। इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और लोगों को रोज़गार देने के लिए, लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए शिक्षा में खर्च करने की आवश्यकता है, ताकि जो है लोग जो हैं वो स्किल्ड हों। इसीलिए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्किल इंडिया मिशन को ज़्यादा तवज्जो दी है। एक्सेलरेट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इन्वेस्ट इन एंड स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ के हाईवे की स्वीकृति दी गई है, मतलब उनको बनाने की स्वीकृति दी गई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रेलवे हो जाएगा, रोड हो जाएगा, फिर आपको हवाई सर्विस को एक्सेलेरेट करना, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना, उनको जो है प्रोडक्टिविटी कम करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाना, बिल्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम, इंडियाज रोल इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देना, इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। बहुत सारी जो नीतियां हैं जिनमें कमी है उनको बदलना, रूल्स को कम करना ताकि लोगों को बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करना, इंक्रीज कैपिटल एक्यूमुलेशन को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें हैं जो एक्शन नीडेड है। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। ठीक है, नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन, इसने रिकमेंड किया है कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है इंक्लूड सीवीड इन प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग, provide crop insurance and mobilize farmers through self-help groups for seaweed, established seed banks, processing centers and market services। तो ये थी आज की डिस्कशन, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।